2011 की सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस इसके अंदर ईयर के अंदर आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के 2010 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शन वर रिफ्लेक्टेड इन अ बुक टाइटल्ड इनटू द लास्ट। ये जो इनटू द लास्ट है ये किसकी बुक है? ये जॉन रस्किन की बुक है। और ये कब पढ़ी थी? शायद उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका के अंदर थे ना तब पढ़ी थी। एंड द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्म महात्मा गांधी? ऐसा कौन सा मैसेज मिला था उनको? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो बुक थी ना इसने ये कहा था सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस बुक से लिया गया था। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ऐसा बोला गया गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ द ऑल। सर्वोदय वही मतलब अगर एक का विकास होगा तो वो सबके विकास होगा उसके अंदर। एक का के लिए कुछ अच्छा होगा तो सबका धीरे धीरे वो सब में अच्छा फैलेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था द सर्वोदय एंड द अंत्योदय का बात करी गई थी। ओनली द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट अंत्योदय का सर्वोदय सबका साथ सबका विकास जो अभी टैगलाइन चल रही है ना वो इसी शायद मुझे ऐसा लगता है वो यहीं से ली गई है। सर्वो उदय सर्व जितने भी सारे लोग हैं उनका उदय होना। ये गांधी जी ऐसे वगैरह के अंदर भी अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं। और ये गांधी जी की फिलॉसफी भी थी कि सर्व का सब लोग जो है उनका उदय होना चाहिए। अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड एंड द पुअर इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड मैन। ऐसा कुछ कहा गया था? नहीं। द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। ये चीज़ कही गई थी कि अगर इंडिविजुअल का गुड होगा तो सबका, अगर एक का होगा तो धीरे धीरे सबका विकास होगा। जो सबसे निचला पीछे वाला खड़ा हुआ है उसका विकास करना शुरू करो, धीरे धीरे सबका हो जाएगा। द लाइफ ऑफ सेलिब्रेसी एंड द स्पिरिचुअल परस्यूट ये भी नहीं कही गई थी। तो ये तीनों तो गलत ही हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ओनली बी। थोड़ा सा और पढ़ लेना इसको, बस ये बुक याद रख लोगे तो इतना ज़्यादा ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी अगस्त 1928 के अंदर, उसके अंदर क्या बात कही गई थी? तो पहले एक बार नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है? नेहरू रिपोर्ट देखो 1928 के अंदर आई थी। इसके अंदर क्या बात कही गई थी? द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी, ये जो लॉर्ड बिर्केनहेड है इन्होंने चैलेंज करा था ड्राफ्ट करने के लिए इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी थी। और देखो चेयरमैनशिप ऑफ किसकी? मोतीलाल नेहरू के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस भी थे एज अ कमेटी मेंबर। तो इसके मेन रिकमेंडेशन क्या थे? सबसे पहले कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए जो कि कंबाइन होगी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के। इंडिया को दिया जाए डोमिनियन स्टेटस। डायरकी रूल जो है उसको एंड करा जाए प्रोविंसेस में और उनको ऑटोनॉमी दी जाए। रेसिडुअरी पावर हमेशा किसके पास होना चाहिए? सेंटर के पास होना चाहिए। बर्मा को इंडिया से सेपरेट करा जाए। फिर सिंध को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। और बोला गया था कि इंडिया शुड बी गिवन फंडामेंटल राइट्स इंडिया को मिलने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी एंडेड, उसको एंड करना चाहिए। और गवर्नमेंट रिजर्वेशन शुड बी गिवन। यूनिवर्सल वोटिंग राइट को दिए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट शुड बी इस्टेब्लिश, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। मुस्लिम लीग देखो अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना हमेशा कि कौन कौन इस नेहरू रिपोर्ट को जो है कौन कौन है जो नेहरू रिपोर्ट को अपोज करता है। तो उसके अंदर आंसर आएगा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख महासभा। तो इन तीनों का ध्यान रख लेना, मुस्लिम से, हिंदू से और सिख। इनकी जो मेजर पार्टी थी ना वहाँ पे मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा होगी और सिख महासभा हो गई। उन्होंने इस चीज़ को अपोज करा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस चीज़ को अपोज करा था और डिमांड कर, क्योंकि ये डिमांड क्या करता है? डोमिनियन स्टेटस। और उन्होंने किसकी बात करी थी? स्वराज की मांग करी थी। तो जवाहरलाल नेहरू, जबकि सुभाष चंद्र बोस तो इस पार्टी के देखो मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन एंड में जाके ये क्या करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इस जो रिपोर्ट आई होती है इसी को अपोज करने लग जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू तो अपने फादर का और सुभाष चंद्र बोस कमेटी के मेंबर होने के बाद इस चीज़ का अपोज करने लग जाते हैं। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक पार्टी बनाते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता इंडिया लीग की। ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो बनी थी वो किसके बाद बनी थी या फिर किसने बनाई थी। तो ये हो गया। अब हमसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। सबसे पहले तो यही ऑप्शन गलत है। आपको पता है कि कंप्लीट की बात नहीं करी थी उन्होंने, किसकी बात करी थी? डोमिनियन की। तो फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया। आंसर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज, ये चीज़ बोली गई थी। प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बोला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, छोटा करती हूँ थोड़ा सा। द टेंडेंसी फॉर द इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। देखो ये लिटिगेशन क्यों हुई थी तो मैं इसका एक रीजन बता देती हूँ।
ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। रीज़न क्या था, मैं आपको रीज़न में बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो रिमूवल था ना कोर्ट फीस को, वो हटा दिया गया था। कि मतलब जो कोर्ट फीस लेते थे, जो भी उस टाइम लेते होंगे, ₹1, ₹2, ₹10, उसको हटा दिया गया था। तो रिमूवल ऑफ द कोर्ट फीस, अगर फीस ही नहीं लग रही तो सब लोग कोर्ट आ सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एक्सटेंशन था ना राइट ऑफ अपील, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब एक्सटेंशन हो गया था राइट ऑफ अपील का। मतलब पहले तो कुछ इलाइट क्लास थी, वो ही कर सकती थी, लेकिन अब थोड़े से किसान भी कर सकते हैं, मजदूर भी कर सकते हैं, वो भी अपील कर सकते हैं, एटलीस्ट अपील तो कर सकते थे। और उन्होंने बोला था कि कोर्ट फीस तो अबॉलिश कर दी गई थी, लेकिन जो लॉयर था ना वो अपनी फीस ले सकता था। और उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा, स्वतंत्रता आंदोलन और ये चल रहा था भारत और अगेंस्ट ब्रिटिश चल रहा था, तो आदि तो मुझे ऐसा लगता होगा फ्री में केस लड़ देते होंगे। तो इसलिए ये मेन रीजंस रहे थे कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस आने लग गई थी कोर्ट में, और लोग भी पढ़ने लग गए थे, धीरे धीरे एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस होने लग गई थी। तो मेन रीज़न जो कहा जाता है ना लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा आने का, वो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कोर्ट की जो फीस थी वो माफ़ कर दी गई थी, और जो राइट ऑफ अपील होती है उसके एक्सटेंड कर दिया गया था। और लॉयर्स, बस ये कहा गया था कि लॉयर अपनी फ़ीस ले सकता है। और शायद आज के भी इस टाइम पे भी शायद यही होता है कि कोर्ट में फ़ीस नहीं लगती, लॉयर अपनी फ़ीस लेता है। मुझे कंफर्म नहीं है इस बात में, क्योंकि मैंने लॉ वगैरह पढ़ी नहीं है और मुझे ऐसा सच कुछ नॉलेज नहीं है। ये देख लेना आप ना, अभी एट प्रेजेंट क्या होता है, कोर्ट फीस लगती है या नहीं लगती, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में फीस नहीं लगती। लॉयर्स, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं ना, वो इनकी इतनी फीस होती है, इनकी इतनी फीस होती है, तो शायद जो लॉयर होते हैं ना वो केस लड़ने के लिए फ़ीस लेते हैं। अब कोर्ट में फ़ी लगती है या नहीं लगती, ये पता नहीं मुझे। तो ये चीज़ गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ ABCD, मतलब कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे अपन, डी। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे, which one of the following observation is not true about the क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। वापस से पूछ लिया क्विट इंडिया मूवमेंट, वापस से बोल रही हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे जो 4-5 मूवमेंट्स हैं ना, ये पढ़ लेना, रट लेना। और जो मिशंस आए थे, राज गोपालाचारी फॉर्मूला आया था, जिन्ना की डिमांड थी, 11 पॉइंट डिमांड, 14 पॉइंट डिमांड दी गई थी, वो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी पढ़ लेना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट पूछा है हमसे, तो देखो इट वॉज अ नॉन, गांधी जी का मूवमेंट है तो नॉन वायलेंट ही होगा, ये बात सही है। लोग ये चीज़ बोल देंगे कि गांधी जी ने यहाँ पे करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि वो वॉयलेंट था। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, करो या मरो का मतलब ये था, गांधी जी ने कहा था कि हम जब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक अब हम कि हमारी, या तो हम इंडिपेंडेंस ले लें या फिर हमारी डेथ हो जाए, ये चीज़ कही थी। और उन्होंने बोला था कि अहिंसा आत्मक तरीके से ही मूवमेंट होगा, तो ये चीज़ हमेशा सही रही है। इट वॉज लीड बाय, गांधी जी ने लीड करा था, सही बात है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, ऑब्वियसली बात है, स्पॉन्टेनियस हुआ था एक तरह से। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन द जनरल, ये गलत है। नॉट, नॉट कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही थी कि बड़े से बड़ा जो अमीर था और छोटे से छोटा जो किसान था, वो सारे के सारे, और उसके बीच में जितने भी सारे लोग थे, वो सारे के सारे किस में आए थे, गांधी जी के साथ जुड़े थे और उस मूवमेंट में पार्ट लिया था उन्होंने। तो नॉट अट्रैक्ट करा लेबर क्लास को, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, क्योंकि हमसे ऑप्शन में क्या पूछा है इन्होंने, डी। तो इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी, नॉट ट्रू पूछा ना, कौन सा ट्रू नहीं है। इन क्वेश्चंस को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपसे मिलूँगी आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।